हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण अरोड़ा। आई एम फाउंडर एंड सीईओ आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो आज का हमारा जो मेन मोटिव है दैट इज़ कोविड-19 केस स्टडी को हमें सॉल्व करना। अब इस कोविड-19 की केस स्टडी के ऊपर मैं यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करूँगा, जिसके ऊपर मैं यहाँ पे फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करूँगा और यहाँ से कुछ मैं एनालाइज भी करूँगा। मतलब यहाँ पे कहने की बात है कि मैं इस केस स्टडी के अंदर डेटा साइंस को यूज़ करूँगा, जिसमें से मैं कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूँगा और इसी डेटा के ऊपर मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को अप्लाई करूँगा। अब डेटा साइंस का क्या मतलब होता है, मशीन लर्निंग का क्या मतलब है? अगर आप बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड के अंदर तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बारे में बताऊँगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं और इनका प्रैक्टिकली कहाँ और कैसे यूज़ होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं जो लैंग्वेज यूज़ करूँगा इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, जिसके अंदर मैं डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आपको यूज़ करके दिखाऊँगा कि इसके ऊपर अगर मेरे को प्रेडिक्ट करना हो कि आज इस मंथ में अगर मेरे पास कोविड के केसेस इतने हैं तो अगले मंथ कितने होंगे, या आज अगर मेरे पास 10,000 पर डे केसेस आ रहे हैं तो कल कितने हो सकते हैं, राइट। तो ये मेरे को कुछ यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है। तो इसके लिए जो मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा, मैं पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करूँगा। पाइथन लैंग्वेज को अगर आपको डाउनलोड करना है उसका ऑफिशियल आपको लिंक मिल जाएगा, दैट इज़ python.org। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्नैक्स, तो यहाँ पे स्नैक का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो पाइथन को आप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज़ python.org। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको पाइथन डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको पाइथन के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो इसकी पूरी की पूरी मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ पर आप पाइथन को सीख सकते हैं कि पाइथन कैसे प्रैक्टिकली यूज़ में की जाती है। तो पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, पाइथन क्या होती है। तो पाइथन में क्या होता है, ये एक तो ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो इस लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। जैसे कि सी है, C++ है, वैसे ही हमारे पास पाइथन भी एक लैंग्वेज है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये ओपन सोर्स है, इसका आपको कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ता। आप इसको विंडोज़, लिनक्स, मैक्स तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के अलावा इसकी सबसे बड़ी जो एडवांटेज है कि आप इसको चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर लो, चाहे इसको वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर लो, चाहे आप इसको मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर लो। मतलब एक ही लैंग्वेज है, आप उससे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस और अपनी वेबसाइट्स तीनों की तीनों चीज़ें बना सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो डिमांड है वो बहुत हायर है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो पाइथन जो है ये न्यूएस्ट नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ ऑलरेडी पाइथन को यूज़ कर रही हैं। गूगल है, पाइथन को यूज़ करती है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपकी अमेज़ोन है, आपका ड्रॉप बॉक्स पूरा का पूरा पाइथन में बना हुआ है। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पाइथन को बहुत वास्टली यूज़ करती हैं। तो ये होगी जस्ट एक इंट्रोडक्शन कि पाइथन को हम क्यों यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे इस कोविड-19 केस स्टडी के अंदर हम इसको यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे डेटा साइंस की। अब डेटा साइंस जो है ये आज की फील्ड नहीं है, ये 1950s में भी डेटा साइंस को यूज़ किया जाता था। तब जो स्टैटिस्टिशियंस होते थे उस डेटा में से कुछ भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैनुअल कैलकुलेशन करते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एवरी सेकेंड हमारे पास गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स में डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है। अब हमारे पास जो चैलेंज आता है, इतने बड़े डेटा को स्टोर कैसे करें, प्रोसेस कैसे करें, एनालाइज कैसे करें, विजुअलाइज कैसे करें, या उस डेटा को ट्रांसफ़र कैसे करें। तो बहुत सारी जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें इन प्रॉब्लम्स को देखना है कि इतना बड़ा डेटा हम कहाँ पे स्टोर करें और कैसे इसको प्रोसेस करें और इसमें से कैसे कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें, या कैसे इतने बड़े डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अगर ट्रांसफ़र करना हो वह कैसे करेंगे, या उस डेटा को विजुअलाइज़ कैसे करेंगे। विजुअलाइजेशन का मतलब कि उसको मेरे को किसी बार चार्ट में या लाइन प्लॉट में या स्कैटर प्लॉट में किसी भी तरह विजुअलाइज़ करना हो। तो बहुत सारे इसके प्रोसेस होते हैं, जैसे कैप्चर है, प्रोसेस है, मेंटेन है, कम्युनिकेट है, एनालाइज है। तो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं डेटा साइंस के। तो अभी मैं इसको इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं जस्ट बताता हूँ कि डेटा साइंस होती क्या है। डेटा साइंस होती है कि किसी डेटा में से मेरे को कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, कि मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है उसमें से मेरे को कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। जैसे अगर मैं बात करूँ डोनाल्ड ट्रंप की, जब यहाँ पे यूएसए में इलेक्शन हुए थे, अब अगर मैं पास्ट का बिहेवियर देखूँ उनका, तो उन्होंने जो एशियंस हैं उनके बारे में बहुत गलत बोला हुआ है। दैट मीन्स एशियंस की जो फीलिंग्स है वो हर्ट हुई थी। लेकिन अब इतना तो श्योर था कि जो एशियंस हैं जिनके बारे में उन्होंने गलत बोला है, उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, वो उसको वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया जहाँ से उनको ये पता लग गया
कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एशियंस हैं जो कि एलिजिबल हैं उसको वोट करने के लिए, जो कि जिनके पास यूएसए की सिटीजनशिप है और जो कि एलिजिबल हैं उनको वोट करने के लिए ऐसे कौन से लोग हैं, कहाँ पे रह रहे हैं और कितने परसेंट लोग हैं। तो लेट्स से मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ऐसे 20% लोग हैं जो कि एशियंस हैं, जो कि यूएसए में सिटीजनशिप हैं जिनके पास, और जो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। अब इतना तो श्योर था कि 20% वोट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी डेटा साइंस टीम को बुलाया, अपना पूरा डेटा कलेक्ट किया और उसमें से डेटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने ये एनालाइज़ किया कि ऐसे लोग कहाँ पे रह रहे हैं और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम उनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें या उनके बारे में कुछ अच्छा बोलें तो ऐसा हो सकता है कि ये 20% वोट जो मेरे को नहीं मिलेगी वो सीधी की सीधी मेरे पास आ जाएगी। तो उन्होंने सेम ऐसे ही किया, जो उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई थी उनके लिए अच्छा बोला ताकि वो पुरानी बातें भूल जाएं और उनको वोट कर दें। सो ये भी एक डेटा साइंस का पार्ट होता है। या मैं एक चीज़ ये बोलूँ कि मेरे पास 2 पर्सन्स हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं। एक बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो इकॉनमी क्लास में ट्रैवल कर रहा है, राइट। अब एक बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा है और दूसरा इकॉनमी क्लास में ट्रैवल कर रहा है। अब दोनों के पर्सन्स जो हैं वो डिफरेंट पर्सन्स हैं। अब आपको लग रहा होगा जो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा है वो बहुत ही रिच पर्सन हो सकता है और जो इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करता है वो रिच नहीं हो सकता। ये होगी उनकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट। लेकिन सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी, जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो जो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा था वो उसको जो होटल चाहिए था वो नॉर्मल होटल भी वो वहाँ पे रह सकता है। दैट मीन्स उसको एक कोई नॉर्मल 3 स्टार होटल भी चलेगा या 2 स्टार होटल भी चलेगा, तो उसको होटल इतना लग्जरी नहीं चाहिए। लेकिन जो इकॉनमी क्लास में ट्रैवल कर रहा था उसको जो होटल चाहिए वो 5 स्टार होटल चाहिए। उसको पूरा कल्चरल एक्सपीरियंस वहाँ का देखना है, सब कुछ उसको लग्जरी एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पे ये कहने की बात है कि दोनों की चाहे रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी, लेकिन जब हमने इस डेटा को एनालाइज़ किया हमें ये पता चला कि दोनों के दोनों जो हैं वो मेरे रिच क्लाइंट हैं, राइट। तो ये कहाँ से पता लगता है, ये सारे का सारा डेटा साइंस में पता लगता है। इसमें 3 स्टेप्स हम यहाँ पे मेनली फोकस करते हैं डेटा साइंस के ऊपर। डेटा कलेक्शन, डेटा को कहाँ से लेके आना है, ऐसे कौन से रिसोर्सेज है जहाँ से हम डेटा उठा सकते हैं। सेकंड, डेटा को एनालाइज करना, उसमें से कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना और डेटा को क्लीन करना। लेट्स से कि मेरे पास डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया लेकिन उस डेटा में से कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो मिसिंग हैं। अब उस मिसिंग वैल्यूज़ को मेरे को कैसे डील करना है, कैसे उसको पूरा क्लीन करना है, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग। तो वो भी इसी के अंदर आती है। तो डेटा कलेक्शन, देन हम डेटा को क्लीन करते हैं, देन डेटा को एनालाइज करते हैं। सो डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस एंड जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन। तो लास्ट पार्ट में जब हम डेटा को विजुअलाइज कर लेते हैं ये हमारा कंप्लीट हो जाता है डेटा साइंस में। लेकिन अब मेरे पास कोई नया पर्सन आ रहा है, मेरे को ये प्रेडिक्ट करना है क्या ये पर्सन रिच पर्सन है या नहीं है। या जैसे हम यहाँ पे कोविड-19 की बात करेंगे तो मेरे को ये प्रेडिक्ट करना है कि अगर इस पर्सन की एज इतनी है और अगर ये मेल है और अगर ये लेट से पंजाब में चंडीगढ़ में स्टे कर रहा है, क्या इसको कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता। या आज कोरोना के केसेस इतने हैं, कल कितने होंगे, या आज के बाद 1 महीने बाद कितने होने वाले हैं, अगले हफ्ते कितने होने वाले हैं। तो ये मेरे को इस डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन करनी है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। जहाँ पे डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन की बात आ जाएगी वहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे। अब मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग की बात करूँगा। मशीन लर्निंग जो है यहाँ पे 3 तरीक़ों की मशीन लर्निंग होती है, दैट इज़ सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। मशीन लर्निंग जो है इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता है जैसे कि हम अगर बात करें कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे या तब भी हमें क्या होता था, हमें ट्रेनिंग मिलती थी, टीचर्स हमें पढ़ाते थे, सिखाते थे, तो हम क्या होते थे, ट्रेंड हो जाते थे। ट्रेंड होने के बाद हमारा टेस्ट लिया जाता था, हमारे एग्ज़ाम होते थे। तो जितना अच्छा हमने सीखा होता था उतने हिसाब से हम यहाँ पे अपने टेस्ट में परफॉर्म कर पाते थे। तो यहाँ पे भी सेम मैं ऐसे ही मशीन को सिखाऊंगा। जैसे मशीन को सिखा दूँ कि A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है, C फॉर कैट होता है, D फॉर डॉग होता है। तो ऐसी अगली बार मैं उसको पूछूँ अब बताओ B फॉर क्या होता है, तो बोलेगा B फॉर बॉल होता है। हम उसको Z क्या होता है वो बता देगा, राइट। तो ऐसे ही हम यहाँ पे मशीन्स को ट्रेन करते हैं। ऐसे ही उसको मैं यहाँ पे कोविड-19 केस स्टडी जो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा उसमें मैं उसको सिखाऊंगा कि अगर आज इतने केसेस आए हैं, उससे 1 दिन पहले इतने आए थे, उससे 1 दिन पहले इतने आए थे और उससे 2 दिन 3 दिन पहले इतने आए थे, अब तू मेरे को बता कि कल कितने होने वाले हैं, राइट। तो वहाँ पे वो अपनी एल्गोरिदम को कुछ प्रोसेस करेगा जिसके बाद ये मेरे को प्रेडिक्ट करके बता देगा कि आने वाले टाइम में ये केसेस कितने हो सकते हैं।
अब यहाँ पे बात करेंगे कि मशीन लर्निंग की कैटेगरीज़। अब मशीन लर्निंग यहाँ पे सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमें जब मशीन को ट्रेन करना पड़ता है, हमें उसको इनपुट भी देनी पड़ती है और आउटपुट भी बतानी पड़ती है। मतलब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि आज इतनी डेट है और इतनी डेट को इतने केसेस आए थे। तो मतलब मेरे पास पास का डेटा पहले से ही अवेलेबल था और उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। या मेरे को किसी घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना हो, जैसे मेरे को बताना हो कि अगर 200 स्क्वायर फीट एरिया है तो उसका प्राइस 50 लाख है, 250 स्क्वायर फीट एरिया है तो 60 लाख है, 400 स्क्वायर फीट एरिया है तो उसका 80 लाख है। अब मैं उसको ये बोलूँ कि अब मेरे को तू बता कि अगर 150 स्क्वायर फीट एरिया हो तो उसका प्राइस कितना होगा, राइट। तो पहले मैंने उसको सिखाया कि इतना स्क्वायर फीट एरिया था तो प्राइस इतना इतना होता है, तो वो सीख गया। तो दैट इज़ अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अगर अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, हमारे पास जस्ट इनपुट्स होती हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होती इसकी आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे हम बात इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फीचर्स और लेबल्स की बात करेंगे। फीचर्स जो होते हैं उसको आप इनपुट बोल सकते हैं और लेबल्स जो होते हैं उसको हम आउटपुट बोल सकते हैं, राइट। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में फीचर्स और लेबल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर सिर्फ फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, लेबल्स प्रेजेंट नहीं होते। रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि टेस्ला ने सेल्फ ड्राइविंग कार बना दी, या जिसके अंदर ये होता है कि अगर एक डिसीज़न गलत हो गया, अब उस गलत डिसीज़न को सही कैसे करना है, जो आउटपुट आई है वो वापस जाएगी एज अ इनपुट, ताकि वो उस चीज़ को सीख सके, दोबारा से वो अपनी गलती को परफॉर्म ना कर सके। अब यहाँ पे बात करेंगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग की। तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन वो चीज़ होती है जिसके अंदर मेरे को कोई रियल वैल्यू प्रेडिक्ट करनी हो, जैसे मेरे को किसी घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना हो, मेरे को फ़ोन का प्राइस प्रेडिक्ट करना हो, मेरे को ये देखना हो ये जो पर्सन है इसमें शुगर का लेवल कितना है, ये प्रेडिक्ट करना हो। या आज की केस स्टडी जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19, उसके अंदर मेरे को ये प्रेडिक्ट करना है कि यहाँ पे केसेस कितने हैं, राइट। जहाँ पे मेरे को एक वैल्यू चाहिए, वो मेरी रिग्रेशन प्रॉब्लम है। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रेडिक्ट करता है वो येस और नो की फॉर्म में प्रेडिक्ट करता है। अगर मेरे को प्रेडिक्ट करना हो कि तुम्हें कोरोना है या नहीं है, वो मेरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। दैट मीन्स वो येस और नो की फॉर्म में मेरे को प्रेडिक्ट करके बताएगा। लेकिन मेरे को ये प्रेडिक्ट करना है कि आज कितने केसेस होंगे, जो वो एक वैल्यू है, वो मेरी एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। जैसे क्लासिफिकेशन की और एग्जांपल की बात करूं तो जीमेल कैसे बता देती है कि ये जो ईमेल है ये स्पैम है या हैम है, तो वो हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इसको स्पैम में जाना है या नॉट स्पैम में जाना है या जंक में जाना है, तो वो कैसे प्रेडिक्ट कर लेती है, राइट। या इंडिया मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, तो हमें कुछ भी प्रेडिक्शन करनी है, ये कैट है या डॉग है, आपको शुगर है या नहीं है, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या आपको कैंसर है या नहीं है, आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर आती हैं। अब अगर बात करेंगे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की, इसके अंदर हम यहाँ पे क्लस्टरिंग और एसोसिएशन, इसको 2 वे में डिवाइड करते हैं। अगर क्लस्टरिंग की बात करेंगे, इसमें हम किसी कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं कि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि ऐसी कौन सी टारगेटेड ऑडियंस है, अगर उसको मैं टारगेट कर दूं या कुछ ऑफर सेंड कर दूं, वो इंस्टेंटली मेरा जो प्रोडक्ट है वो बाय कर लें। जैसे आपने देखा होगा ओला एंड उबर के केस में, ये हर किसी को प्रोमो कोड सेंड नहीं करते हैं, लेकिन जिसको ये सेंड करते हैं इसको उनको पता होता है कि अगर इसको मैं ये प्रोमो कोड सेंड कर रहा हूँ, ये इंस्टेंटली आज नहीं या तो कल तो ये पक्का राइड बुक करेगा ही करेगा। तो इनको कैसे पता लग जाता है, वो एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की कैटेगरी के अंदर आती है, राइट। तो इसी के अंदर एसोसिएशन भी होती है, जिसके अंदर डेटा तो होता है लेकिन ये नहीं पता इस डेटा का आउटपुट क्या है, तो वो आउटपुट हमें खुद निकालनी पड़ती है। एसोसिएशन की अगर बात करेंगे, इसके अंदर हम बनाते हैं रिकमेंडेशन इंजन। जैसे नेटफ्लिक्स आपको मूवी रिकमेंड कर रही है, यूट्यूब वीडियो रिकमेंड कर रही है, अमेज़ोन आपको प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही है, तो वो कैसे आपको रिकमेंड कर रही है, राइट। तो जो आप चीज़ आप सुनना चाहते हो वही चीज़ आपको दिखाई जाती है। तो ये सारी की सारी जो है ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होती हैं। अब फर्दर इसकी हम देखें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो ये एक मेरे पास ग्राफ है काफ़ी अच्छा सा। सो मशीन लर्निंग को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, दैट इज़ सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग के अंदर। सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर हमने देखा कि इसमें रिग्रेशन होती है, क्लासिफिकेशन होती है, और रिग्रेशन के अंदर हमें एक रियल वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होती है और क्लासिफिकेशन के अंदर हमें यहाँ पे येस और नो की फॉर्म में प्रेडिक्ट करना पड़ता है। अब अगर मैं रिग्रेशन की केस में बात करूँ, मेरे को प्रेडिक्ट करना है कि आज वेदर इतना है तो कल वेदर कितना होगा, या आज स्टॉक प्राइस इतना है कल स्टॉक प्राइस कितना जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो कुछ भी हमें यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है तो वो हम यहाँ पे रिग्रेशन के केस के अंदर प्रेडिक्ट कर लेंगे, राइट।
और अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन के अंदर, जिसके अंदर हम किसी इमेज क्लासिफिकेशन को यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने कैट और डॉग की एग्जांपल ली, सेम मेरे को कुछ फ्रॉड डिटेक्ट करनी हो कि या ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड है या नहीं है, या मेरे को कस्टमर की रिटेंशन देखनी है, ये कस्टमर जो है ये रिटेन रहेगा या नहीं रहेगा, तो कुछ भी हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन में सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर इफ़ यू टॉक अबाउट द अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, जिसके अंदर हमने क्लस्टरिंग एसोसिएशन, और इसके अंदर एक चीज़ और होती है दैट इज़ डायमेंशनलिटी रिडक्शन, तो इसके अंदर हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्लस्टरिंग की अंदर बात करें तो जिसके अंदर हमने किसी कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज़ किया, या मेरे को किस पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करना है, राइट, तो मैं वो यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे अमेज़ोन ने अगर फर्स्ट टाइम सेल लगाई होगी, उसको नहीं पता होगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है या किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर या किस पर्टिकुलर सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट सेल होंगे। तो फर्स्ट टाइम उसने डेटा को कलेक्ट किया, उसको एनालाइज़ किया, देन उसको पता लगा कि हाँ कि पंजाब रीजन के अंदर लेट से चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, राइट। तो वो उसको कैसे पता लगेगा, तो सेम यहाँ पे हम क्लस्टरिंग के अंदर उसको सब कुछ सेट कर सकते हैं। और सेम रिकमेंडेशन इंजन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने नेटफ्लिक्स की एग्जांपल दी आपको, वो कैसे आपको रिकमेंड करती है मूवीज़, तो यूट्यूब आपको वीडियो रिकमेंड कर रही है, अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है, तो यहाँ पे ये रिकमेंडेशन इंजन के अंदर आ जाता है। डायमेंशनल रिडक्शन वो होती है जिसके अंदर लेट्स से मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा जिसमें अगर नॉर्मल एक्सेल की बात करूँ आपने, उसमें लेट्स से 10 कॉलम्स हैं या 20 कॉलम्स हैं और 1000 की में जो है वो रोज़ हो सकती हैं। लेकिन बिग डेटा की अगर बात करूँ उसमें 10,000 प्लस कॉलम्स भी हो सकते हैं। अब इतने बड़े कॉलम्स में से अगर मेरे को अपने डेटा को विजुलाइज़ करना हो, वो कैसे करेंगे, तो एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें ये आपके हाई डायमेंशन डेटा को लोअर डायमेंशन डेटा के अंदर मैप कर देती है, राइट। तो मेनली इसका काम यही होता है कि बहुत बड़े डेटा को अगर विजुलाइज़ करके देखना हो कि मेरा डेटा कहाँ एक्चुअल में लाई कर रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं। तो हर एक एल्गोरिदम के अंदर रिग्रेशन की बात करूँगा, इसमें 5 to 6 एल्गोरिदम्स वर्क करती हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर 6 एल्गोरिदम्स हैं। क्लस्टरिंग के अंदर 2 एल्गोरिदम्स होती हैं, के मींस क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। और ऐसी डायमेंशन रिडक्शन की अगर बात करूँ, यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, तो बहुत सारी एल्गोरिदम्स यहाँ पे वर्क करती हैं। सो लास्ट अगर हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, तो इसमें आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसको रोबोटिक्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, जिसमें रियल टाइम डिसीजन आपको लेने हैं, जिसमें वो खुद से ही अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से वो सीखती चली जाएगी। या गेमिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसके अंदर जैसे मेरे को चेस की गेम बनानी है, तो वहाँ पे रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग को यूज़ किया जाता है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डेटा साइंस क्या है और मशीन लर्निंग क्या है। डेटा साइंस में जस्ट हम डेटा को एनालाइज करते हैं, उसमें हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर डिपेंडिंग ऑन किस तरह का डेटा, उसमें क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे हम उस तरह के एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि कोविड-19 का डेटा आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे आप उसको उठा सकते हो, और कैसे हम प्रैक्टिकली उस डेटा को पूरा प्रोसेस करेंगे, उस डेटा को क्लीन करेंगे और उसको एक प्रॉपर एक्सेल के फॉर्मेट में सेव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के ट्यूटोरियल में।